तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स है जैसे कि HPCL, RR कैट और DRDO सेप्टेम 10 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ करेंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। एक कंडक्टर में करंट का फ्लो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ऑप्शन सी प्रोटॉन्स एंड ऑप्शन डी चार्ज पार्टिकल्स। आपके पास 10 सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो किस वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायलेटरल एलिमेंट। इसमें से कौन सा एक बायलेटरल एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन ए कांस्टेंट करंट सोर्स, ऑप्शन बी इंडक्टर, ऑप्शन सी रजिस्टर या ऑप्शन डी कैपेसिटर। आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए कांस्टेंट करंट सोर्स। अगर हम एक कांस्टेंट करंट सोर्स की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा रहा है, यानी एक यूनिलैटरल एलिमेंट है। जबकि अगर हम इंडक्टर, रजिस्टर या कैपेसिटर की बात करते हैं तो हम इसके किसी भी डायरेक्शन में एदर इन लेफ्ट साइड एदर इन राइट साइड करंट को फ्लो कराते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, और ऐसे ही एलिमेंट को कहते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फंक्शन एफ ऑफ टी प्लॉटेड इन द फिगर। ऑप्शन ए है हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन, ऑप्शन बी यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ऑप्शन सी यूनिट रैम्प फंक्शन या ऑप्शन डी यूनिट पैराबोलिक फंक्शन। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो हमने प्लॉट किया हुआ एक फंक्शन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स फंक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू 0 पर ही डिफाइंड होता है। x डज नॉट इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है। सो द राइट आंसर हियर इज यूनिट इम्पल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेरिवेटिव ऑफ अ पैराबोलिक फंक्शन बिकम्स। अगर हम किसी भी पैराबोलिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? ऑप्शन ए है यूनिट इम्पल्स, ऑप्शन बी अ रैम्प फंक्शन, ऑप्शन सी अ गेट फंक्शन या ऑप्शन डी अ ट्रायंगुलर फंक्शन। आपके पास 10 सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी आर रैम्प फंक्शन। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो उसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर P रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोलिक को, R रिप्रेजेंट कर रहा है रैम्प को, U रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट स्टेप को और I रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट इम्पल्स को। इसे हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं P रूई। जैसे मैंने याद किया इसको P रूई, यानी कि अगर हम एक पैराबोलिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो बन जाता है एक यूनिट रैम्प फंक्शन। यूनिट रैम्प फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर बनता है एक यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप को डिफ्रेंशिएट करने पर बनता है एक इम्पल्स फंक्शन। सेम एज इट इज़ अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन को तब बन जाता है यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा बनता है यूनिट रैम्प, और यूनिट रैम्प को इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिलता है हमारा पैराबोलिक फंक्शन। सो इस ट्रिक का यूज़ करके आप इस बात को आराम से याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ BCC क्रिस्टल एंड FCC क्रिस्टल। एक BCC क्रिस्टल और एक FCC क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है? आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। सो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी 2। अगर हम एक BCC क्रिस्टल की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2, और अगर हम एक FCC क्रिस्टल की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ ऑफ द एनर्जी बैंड डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो एनर्जी बैंड्स यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की जो गैप होती है जिसे हम एनर्जी विथ बोलते हैं वो किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी रिलेटिव फ्रीडम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रेशर या मास ऑफ द एटम। आपके पास 10 सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए।
सो द राइट आंसर हियर इज टेम्परेचर। हमारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिवाइस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी क्लोज टू दैट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन एस्टेब्लिश करता है? पहला है वैक्यूम डायोड, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा जेनर डायोड और चौथा FETs। आपके पास 10 सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सो द राइट आंसर हेयर इज जेनर डायोड। एक जेनर डायोड जब अपने ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है तो वो एज अ आइडियल वोल्टेज सोर्स के तरीके से वर्क करता है। राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर 1010101 इज। अगर हम इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये क्या बन जाएगा? आपके पास 10 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए लेते हैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम राइट साइड से चलना स्टार्ट करेंगे। राइट साइड से तो हम तब तक चलेंगे जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। जैसे हमने राइट साइड से चलना स्टार्ट किया तो हमें पहले ही 1 मिल गया, तो 1 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसके बाद आने वाले जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम टॉगल कर देंगे। जैसे इसके बाद आता है 0 तो उसे टॉगल करके लिखेंगे 1। इसके बाद 1 आ रहा है तो उसे लिख देंगे 0, फिर 0 आ रहा है तो उसे 1, फिर 1 आने पर 0, 1 और फिर 0। अब हम मैच कर लेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी देखें तो 0 1 0 1 0 एंड 1 1। तो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ नॉट गेट इज शॉर्टेड देन आउटपुट विल बी। अगर हम एक नॉट गेट के इनपुट और आउटपुट को शॉर्ट कर दें यानी कि मिला दें, हमारा आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा? आपके पास 10 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ है इनपुट और यहाँ है आउटपुट। अगर हम इनपुट पर 1 प्रोवाइड कर दें तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा? 0। एंड एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे 0 प्रोवाइड कर दें तो हमें आउटपुट पर मिलेगा 1। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कोई भी डेफिनेट स्टेट नहीं मिली, ना ही हमें 0 मिला है और ना ही 1 मिल रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनडिटर्मिनेट। यानी कि इसका आउटपुट डिटरमाइंड नहीं, ना ही 0 के लिए और ना ही 1 के लिए, एज इन ये एक टॉगलिंग की स्टेट में है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी इनडिटर्मिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ ह्यूमन बीइंग ट्राइज टू अप्रोच एन ऑब्जेक्ट हिज ब्रेन एक्ट्स एज। जब एक ह्यूमन बीइंग अप्रोच करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसका ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है? ऑप्शन ए एन एरर मेजरिंग डिवाइस, ऑप्शन बी एक कंट्रोलर के तरीके से, ऑप्शन सी एक एक्चुएटर के तरीके से, या एक ऑप्शन नंबर डी एक एम्पलीफायर के तरीके से। आपके पास 10 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी अ कंट्रोलर। जैसे कि हमने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा है कि कंट्रोलर क्या होता है, जो एरर सिग्नल को लेकर के डिज़ायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। सेम एज इट इज़ हमारा जो ब्रेन नर्वस सिस्टम से आने वाले इनपुट्स को प्रोसेस करता है, उसके बाद हमारे हैंड्स को एक डिज़ायर्ड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिसे हमारा हैंड किसी भी ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर सकता है। तो सो द राइट आंसर हियर इज़ अ कंट्रोलर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे भी मैं ऐसे ही कंटेंट जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड MCQs होंगे अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, और साथ ही साथ इनकी थ्योरी भी अपलोड करता रहूँगा। तो आपको अगर इस सब में इंटरेस्ट है या आप इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इस क्लास की PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू।